जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और साथियों, इस बैच में आज आपका जीके जीएस मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 चलेगा। तो साथियों, जिनका भी पीछे क्लास छूट गया है, इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बिहार पुलिस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, जिनको भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, क्लास के लास्ट में कोर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता देंगे कैसे कोर्स को ज्वाइन करना है। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 चलेगा। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन को कल भी हमने रात 8 बजे की क्लास में कराया था। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे रात 8 बजे की क्लास में। तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी, ये बलवंत राय मेहता समिति थी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायती संरचना की बात कही थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कल हमने आपको बताया था राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कब स्टार्ट होता है? तो 2 अक्टूबर 1959। अच्छा, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था और ये जो लागू हुआ था पूर्ण रूप से भारत में, ये 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित भाग पूछे तो पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बताया गया है। और आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में है। और अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? और देखिए साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा साथियों, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? चलिए बताइए। और क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF एप्लीकेशन पर मिल जाएगा आंसर के साथ में। बाकी साइंस में आज आपका 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है और सभी का PDF अपलोड कर दिया गया है आंसर के साथ में। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के जो सबसे निकट स्थान है, ये उत्तरी ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको सही जवाब है। उत्तरी ध्रुव का एक और नाम है आर्कटिक क्षेत्र। उत्तरी ध्रुव को क्या बोला जाता है? आर्कटिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा की बात करें, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन परत क्या बताता है? और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो बीच से जो लाइन गुजरता है इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे एक लाइन है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। और भारत हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से स्थित है, जो कि बीचों बीच से होकर भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में ये रेखा है,
23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है इसको बोला जाता है मकर रेखा और ऊपर वाले को कर्क रेखा। तो ओजोन परत की बात करें तो ये किस मंडल में मिलता है, तो वायुमंडल में 5 परत है। 5 परतों में से जो आपका समताप मंडल है, ठीक है, 5 परतों में से जो आपका समताप मंडल है जो कि दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर समताप मंडल। तो इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलता है। ओजोन का सूत्र पूछा जाता है O3 होता है। तो ओजोन परत क्या बताता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत में ये स्थित है ओजोन परत। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश जो है ये 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। कितना, 8 मिनट 16 सेकंड। कभी कभी ऑप्शन में 20 सेकंड में मिलता है, तो 8 यहाँ पे दिया है मिनट में। देखिए तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आपको ध्यान से ऑप्शन को देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में 8 सेकंड आंसर लगाते हैं, लेकिन 8 मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे आते एग्जाम में, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, बड़ी लाइन की जो 2 पटरियां होती है उसके बीच की दूरी कितना होती है, तो 5.5 फीट। याद रखिएगा कितना, 5.5 फीट होती है। और मीटर में पूछे तो इसे भी नोट कर लीजिए, 1.676 मीटर। जो हमने आपको बताया इसको एग्जैक्ट याद रखना है, आप लोग नोट्स में लिख लीजिए। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है, और फीट में 5.5 फीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको साथ में डेली क्या करना है, कॉपी में लिखते चलना है। इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होगा, और वो नोट्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग लिखिए ज़रूर। ठीक है, तो लक्षद्वीप के बारे में कल हमने बताया था। जैसे कि नीचे साइड का भारत का मैप है, तो इधर क्या है अरब सागर, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह, और इधर क्या आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप यहाँ पर है अरब सागर में। ठीक है, तो ये भारत के किस साइड में है, तो इधर आपका पश्चिम साइड है और इधर आपका पूरब साइड है, नीचे दक्षिण ऊपर उत्तर। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन में दिया है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में। पूरब में तो होगा नहीं, इसको सबसे पहले काटिए। पश्चिम बंगाल के निकट ये भी काटिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ऐसे भी हट गया। अब बचा दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम, तो दोनों में से जो सही आंसर है वही करना है। यहाँ पे दक्षिण भारत आंसर नहीं कर सकते हैं, दक्षिण में तो है लक्षद्वीप लेकिन पश्चिम में भी है, तो आंसर लगा सकते हैं दक्षिण नीचे, और पश्चिम में हमारा ये लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो तो केवल दक्षिण भारत में भी आंसर लगा सकते हैं, बट दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। और लक्षद्वीप जो है टोटल 36 द्वीपों का एक समूह है, यानी कि यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप है, टोटल 36 द्वीपों का मिलकर एक समूह है जिसे लक्षद्वीप बोला जाता है, और इसकी राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 8, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस से। अब यहाँ से जो आपको क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बताइए लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो टेम्स नदी। पेरिस की बात करें तो ये आपका सीन नदी के किनारे है। रोम की बात करें, इटली की राजधानी रोम है, ये टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन 9, गोभी मरुस्थल कहाँ पर है। चलिए बताइए गोभी मरुस्थल कहाँ पर है, तो ऑप्शन के हिसाब से चाइना में हो जाएगा। ऐसे तो चीन और मंगोलिया के सीमा पर है, लेकिन ऑप्शन में चीन है, तो आंसर क्या होगा, चीन में। क्वेश्चन 10, स्वेज नहर किसको जोड़ती है।
अच्छा, सुएज नहर की खुदाई कब हुई थी? तो 1869 में, याद रखिएगा। और सुएज नहर का निर्माण राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सुएज नहर जोड़ती है किसे? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन 11, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? यानी कि भारत सरकार का जो राजस्व होता है उसका मुख्य सोर्स क्या है, ये आपको बताना है। यानी टैक्स कलेक्शन का जो मुख्य सोर्स है ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, कौन सा है? अप्रत्यक्ष कर। और जीएसटी की बात करें जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये आपका अप्रत्यक्ष कर में आता है। क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी किस टैक्स के अंतर में आएगा? तो अप्रत्यक्ष टैक्स के अंतर्गत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखिए क्या है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। यहाँ पे 4 पंचवर्षीय योजना दिया है, प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला वाला तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, 1951 से 56 तक चला था। दूसरा वाला 1956 से 61, तीसरा 61 से 66, ये भी सही है। तो बचा आपका केवल डी। ऐसे ऑप्शन छांट कर भी आंसर लगा सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1966 से नहीं, 1969 से स्टार्ट हुआ था, 1969 से 1974 तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि 66 के बाद 67-68 में आपका योजना अवकाश आता है। ठीक है, योजना अवकाश आता है 1966 से, योजना अवकाश चलता है 1966 से 69। तो चौथा वाला आपका हो जाएगा 1969 से 74, क्योंकि 66 से लेकर 69 तक आपका चलता है बीच में योजना अवकाश। तो चतुर्थ वाला जो है 66 से 71 होगा। बाकी ये तीनों सही है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे केवल आइंस्टीन का नाम नहीं दिया हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही E बराबर mc² दिया था। ये जो इक्वेशन है किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और इनको जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है इसी के लिए इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इन्होंने ही E बराबर mc² ये इक्वेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो कोपरनिकस जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। ठीक है, यानी कि सौरमंडल में जो 8 ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बताया था किसने? कोपरनिकस ने। यानी ग्रहों की गति का नियम दिया था, यहाँ पे कोपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। बताइए, स्टेनलेस स्टील जो है किसका मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। तो साथियों, स्टेनलेस स्टील की बात करें, ये किसका मिश्र धातु है? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो लोहा और क्रोमियम हो जाएगा। लोहा और क्रोमियम, इसमें निकेल भी होता है, ठीक है, कार्बन भी होता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ लोहा और क्रोमियम है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? लोहा और क्रोमियम। पीतल की बात करें, ये भी पूछा जाता है। तो ये कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। कांसा किससे बनता है? ये कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण इसमें से क्या है? बताइए आंसर। चलिए बताइए फटाफट से, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से क्या है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे दूध से दही बनना ये तो रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो बचा आपका केवल डी, पानी में चीनी का घुलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और यहाँ पे भौतिक परिवर्तन ये भी हो जाएगा आपका, जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो पदार्थ जिसमें बदलता है फिर से उसको वापस ला सकते हैं उसी अवस्था में। यानी कि अगर बर्फ़ पिघलता है तो पानी बनेगा, लेकिन पानी को फिर जमा देंगे तो बर्फ़ बनेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रिवर्स नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो लगभग में आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लगभग में देखिए, एक वयस्क हाथी का वजन लगभग जो है ये 7000 किलो होता है, 7000 किलोग्राम। तो इसके नज़दीक में जो भी आपका आंसर मिल रहा है उसको टिक करना है। तो इसके नज़दीक में केवल 5000 मिल रहा है आसपास में, तो यही हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन लगभग में आपको 7000 केजी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए, पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया की खोज किया था किसने? लुई पाश्चर ने। ठीक है, किसने किया था? लुई पाश्चर ने। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, दूध को उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। दूध को उच्च ताप पर, कितना ताप कभी कभी वही पूछा जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस लगभग 60 मान सकते हैं। तो दूध को आधे घंटे के लिए लगभग 62 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया जाता है और गर्म दूध को अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसी को बोला जाता है पाश्चुराइजेशन। इस प्रक्रिया से होता क्या है, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया जो है इसको नष्ट कर दूध को संरक्षित रखा जाता है इस तरीका से, यानी कि पाश्चुराइजेशन से। तो दूध को बहुत कम तापमान पर, ये तो गलत है, कम तापमान पर नहीं। दूध को 8 घंटे तक, ये भी गलत है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ये वाला आंसर हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एम्फीबिया बताता है। चलिए, एम्फीबिया यानी कि उभयचर। तो उभयचर यानी कि जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, वो आपका उभयचर में आता है। तो जल और थल, थल यानी जमीन। तो मेंढक हो गया, मेंढक को आपने देखा होगा पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। वैसे व्हेल की बात करें तो व्हेल पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रहता है। आपने देखा होगा शॉर्ट में, रील्स में, मोबाइल में, व्हेल जो है पानी के ऊपर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी और नीचे पानी के अंदर भी रह सकता है, यानी उभयचर प्राणी। तो बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, ये तो आंसर होगा नहीं। केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही नहीं, तो बचा केवल डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। चलिए, क्वेश्चन 21 मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और ये जो प्राणी होते हैं एम्फीबिया में आपका, जैसे व्हेल और मेंढक, ये फेफड़ा और त्वचा दोनों से सांस लेता है, यानी पानी के अंदर त्वचा से सांस लेता है और बाहर फेफड़ा से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन क्या है यहाँ पर सत्य नहीं है? तो मलेरिया जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये सरासर गलत है। तो केवल ऑप्शन ए ही आंसर होगा, सत्य नहीं पूछा गया है। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। देखिए, मलेरिया के इलाज में आपने पढ़ा होगा कुनैन, जो कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन ये एक दवा है, मलेरिया के लिए उपयोगी होता है कुनैन। तो कुनैन भी एक दवा है, उसी प्रकार क्लोरोक्विन भी क्या है? मलेरिया के लिए ही दवा है। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है?
तो इसका भी आंसर हो जाएगा कौन सा, चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में पूछा गया और इसमें था आपका परमाणु, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, विक्रम साराभाई। बिहार राज्य अवस्थित है, यानी बिहार राज्य बताना है, ये अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य में। किस देशांतर के मध्य में अवस्थित है? तो बिहार की बात करें, ये देशांतर में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 83 डिग्री 19 मिनट से पूर्वी देशांतर, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका लोकेशन है बिहार का। तो 83 डिग्री 19 मिनट और 88 डिग्री 17 मिनट, तो इसके आसपास में केवल यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी लगभग में दिया है 84, 83 19 मिनट है, तो लगभग में 84 है और ये 88 के आसपास है। तो ये आंसर लगा सकते हैं लगभग 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब तक, ये बिहार का लोकेशन है देशांतर में। ठीक है, और अक्षांश में पूछे तो अक्षांश में आपका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट से, लिख देते हैं पूरा, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये बिहार का लोकेशन है अक्षांश में। और देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक, तो दोनों आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 25, बिहार में साक्षरता दर का स्तर लगभग कितना है? बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता दर क्या है जनगणना 2011 के अनुसार? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 30, 34, 38, 45 ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगर 2011 की जनगणना को लेकर चलें तो इसके हिसाब से लगभग था कितना, आई थिंक यहाँ पे चलिए 63 के आसपास, बिल्कुल 63 के आसपास है, तो 64 भी मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे 64 के आसपास मानते हैं। अगर दशमलव की बात करें तो 63.82%, ये बिहार में साक्षरता प्रतिशत है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे गलत है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर आपका 73% है और महिला साक्षरता दर 53%, इसी के आसपास है पुरुष और महिला। और पूरा ओवरऑल की बात करें बिहार में तो 63.82% ये बिहार की साक्षरता दर है। सबसे अधिक केरल का है, तो इसका ऑप्शन गलत है। जब पीडीएफ में आपको मिलेगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 26, भारत में बिहार की जनसंख्या क्या है? यानी कि जनसंख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, ये बताना है। तो पहले स्थान पर जनसंख्या में यूपी आता है, ये तो आप सभी जानते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, लिख लीजिए आप क्रम। तीसरे स्थान पर जनसंख्या में अपना बिहार आता है और चौथे स्थान पर, कम से कम 4 तक याद रखिएगा, चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आता है। तो बिहार तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन 28, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? चलिए बताइए इसका आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है और गुरुदेव की उपाधि इनको किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन 30, चिपको आंदोलन क्या है? बताइए फटाफट से, चिपको आंदोलन क्या है? ये उत्तराखंड में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये जो है वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर बता देते हैं। इसको लिखा है किसने? तो नीरज सी चौधरी ने। क्वेश्चन 33, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बताइए कलिंग पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है?
फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 34, किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन के लिए। गोल्फ के लिए दिया जाता है राइडर कप। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइडर कप लिख देते हैं। राइडर कप ये गोल्फ खेल में दिया जाता है। फुटबॉल में क्या दिया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो फुटबॉल में बताते हैं संतोष ट्रॉफी। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। टेनिस की बात करें तो इसके लिए विंबलडन, यहाँ पे लिख देते हैं विंबलडन। चलिए, ये मिलता है आपको टेनिस के लिए। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 35 नंबर, प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था 1951 में। ठीक है। क्वेश्चन 36, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका फुटबॉल से। तो फुटबॉल के लिए हमने आपको 3 कप बताया। कौन कौन? डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी। ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट कीजिए अपने 36 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। अब चलिए कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। जिनको जानकारी चाहिए और जिनको पहले से पता है आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्स पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन सर्च करना है ये। ठीक है, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स बिहार पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्लस 1 लाइनर जीके मिल जाएगा, बूस्टर जीके, डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा आपको पिछले 14 साल का। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जिन्होंने नहीं लिया है फटाफट से जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, कोई भी समस्या हो तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिए।